हेलो फ्रेंड्स, आज आप सभी के लिए सब्सक्राइब क्लास एयरफोर्स ग्रुप एक्स के प्रैक्टिस सेट 2 लेके आया है, जो कि फिजिक्स के हैं। और इसमें आप लोगों को फिजिक्स के 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो आप लोगों के सेम एग्ज़ाम लेवल से मिलता जुलता रहेगा। और इसमें से 1 से 2 नंबर तो आप लोगों को एग्ज़ाम में आना ही आना है, भले क्वेश्चन सेम ना है। मैं ये कह देता हूँ, भले क्वेश्चन सेम ना है, पर इसके आधार या बेस पे ज़रूर आएगा क्वेश्चन। तो सीधे हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये कहता है कि 150 मीटर त्रिज्या तथा 0.6 घर्षण गुणांक वाले वक्रीय मार्ग को पार करते समय एक कार ड्राइवर को किस अधिकतम चाल से कार को चलाना चाहिए जिससे कि वह फिसले नहीं। तो इसका जो हम जानते हैं कि कार की जो अधिकतम चाल होती है वो हमारी v इक्वल टू म्यू, जो v इक्वल टू हमारी होती है √म्यू/r/g, जो होती है कार की मैक्सिमम चाल होती है। तो जो हमारा मैक्सिमम चाल है इतना होगा, तो जो हमारे म्यू होगा 0.6 इंटू 150 इंटू 10 होगा। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आएगा 30 मीटर प्रति सेकंड, जो कि हमारे ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है क्लियर। तो इसका होगा ऑप्शन बी आंसर। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, जो कि हमारा 30 मीटर दिखाई दे रहा है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन ये है कि एक धातु के गोले की धारिता 1 माइक्रोफैराडे है, तो इसकी त्रिज्या लगभग होगी। तो त्रिज्या निकालने के हम जानते हैं कि जो गोले की धारिता होती है C इक्वल टू 4πε0r होती है। तो इसमें हमें क्या करना है, बोल रहा है कि इसकी त्रिज्या होगी, तो हम इसमें हमें r निकालना है। तो हमारा जो हो जाएगा, धारिता हमारी तो होती है 4πε0r इक्वल टू जो हमारा r होगा 1 इंटू जो हमारी धारिता दी 1 इंटू 4πε0 हमारी धारिता, और जो हमारी धारिता होगी 1.10 के पावर माइनस में 6 1 फैराडे हमारा जो दिया है। तो इसे हम माइक्रो फैराडे में, तो इसे हम फैराडे में चेंज करेंगे। तो जानते हैं कि एक माइक्रो फैराडे इक्वल टू 10 के पावर माइनस 6 फैराडे होता है। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं कि 1/4 एप्सिलॉन नोट का मान होता है 10 इंटू 10 के पावर 9। तो इस प्रकार हमारा जो हो जाएगा 4πε0 का मान 1/9 इंटू 10 के पावर 9 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1 इंटू 10 के पावर माइनस 6। अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारा ये r आएगा वो हमारा 9 किलोमीटर आएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, तीसरा क्वेश्चन ये कहता है कि एक यूरेनियम 238 नाभिक 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से के अल्फा कोण को उत्सर्जित कर विघटित होता है, तो शेष नाभिक वापस पीछे की ओर किस वेग से लौटेगा। तो हम जानते हैं कि प्रारंभ में यूरेनियम 238 नाभिक विराम अवस्था में रहता है तथा विघटन के पश्चात इसका बचा हुआ भाग विपरीत दिशा में गतिमान करने लगता है। तो जो हमारा अल्फा कोण उत्सर्जित होने के बाद बचे हुए भाग का परमाणु भार का 234 है। तो और संवेग संरक्षण सिद्धांत से विघटन के पहले संवेग इक्वल टू विघटन के बाद का संवेग, तो विघटन के तो जो हमारा होगा ये 238 इंटू 0 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4b प्लस 234 v डैश। तो यहाँ हमारा जो परमाणु का द्रव्यमान लिया गया है जो v डैश, वो हमारा हो जाएगा माइनस में 4v/234, जो कि हमारा ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने है, बोल रहा है कि
तांबे तथा जर्मेनियम की पत्तियों को कमरे के ताप पर 80 कैलोरी तक ठंडा किया जाता है तो प्रत्येक का प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रत्येक का प्रतिरोध घटेगा, या तांबे का प्रतिरोध बढ़ेगा, जर्मेनियम का घटेगा, जर्मेनियम का तांबे का घटेगा, जर्मेनियम का बढ़ेगा। तो इसका जो आंसर ये होगा प्रतिरोध प्रत्येक का, इसका ऑप्शन जो होगा डी होगा, तांबे का प्रतिरोध घटेगा और जर्मेनियम का प्रतिरोध बढ़ेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रतिरोध का जो सूत्र होता है RT = R0 1 + अल्फ़ा टी। अल्फ़ा टी हमारा होता है कि अनुसार ताप घटाने पर चालक तांबे का प्रतिरोध घटेगा। चूँकि अर्धचालक का तापीय गुणांक ऋणात्मक होता है, इसलिए ताप बढ़ने पर अर्धचालक जर्मेनियम का प्रतिरोध जो होगा बढ़ेगा, तो हमारा प्रत्येक का प्रतिरोध बढ़ेगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि हमारा 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन ये कहता है कि एंटीना को किस दिशा में घुमाया जाए कि संकेत सबसे कम प्राप्त हो। तो इसका ऑप्शन ए कह रहा है क्षैतिज दिशा में, ऑप्शन बी कह रहा है ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऑप्शन जो हमारा सी कह रहा है कि 45 डिग्री के कोण पर, ऑप्शन डी कह रहा है जो 60 डिग्री के कोण पर। तो जो हमारा ये इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा क्षैतिज दिशा में। क्योंकि हम जानते हैं कि जब एंटीना को क्षैतिज दिशा में घुमाया जाता है तो संकेत सबसे कम प्राप्त होता है। कुछ संवहन रेडियो क्षैतिज एंटीना रखते हैं जिनके संकेत विद्युतीय चुंबकीय तरंगों के चुंबकीय घटकों के लिए अधिक सुग्राही है। इस प्रकार रेडियो सदैव संकेत प्राप्त करने के लिए क्षैतिज दिशा में ही रखा जाता है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के सामने है। 6ठा नंबर जिसका आंसर हम आप लोगों को ऑप्शन अभी दिखाएंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं। जल के नीचे वस्तुओं को ढूंढने व उनके स्थान का पता लगाने के लिए सोनार में प्रस्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि कोई पनडुब्बी सोनार से सुसज्जित है, इसके द्वारा जनित अन्वेषी तरंग और शत्रु की पनडुब्बी से परिवर्तित प्रतिध्वनि की प्राप्ति के बीच का जो समय है वो 77 सेकेंड है। तो शत्रु की पनडुब्बी की कितनी दूरी है जल में ध्वनि की चाल, जब 1450 मीटर पर सेकेंड है। अब आगे हम आप लोगों को ये क्वेश्चन, हम जानते हैं कि जल में ध्वनि की चाल 1450 मीटर प्रति सेकेंड दिया है, जिसे हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1.45 किलोमीटर हमारे ये हो जाएगा पर सेकेंड। अब जानते हैं कि शत्रु की पनडुब्बी की दूरी S = VT/2 हो जाएगी। तो हमारा जो 1.45 भी है इंटू टी जो हमारा 77 सेकेंड है बाई जो हमारा 2 हो जाएगा। तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा 55.8 किलोमीटर आएगा। तो इस प्रकार आप लोगों को समझ गए होंगे कि ये ऑप्शन आप लोगों को ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और 7वें क्वेश्चन पे। जो हमारा 7वां क्वेश्चन है वो ये कहता है कि किसी पहाड़ी क्षेत्र पर जल 95 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। इस ताप को फ़ारेनहाइट में लिखने पर मान होगा। तो हम जानते हैं कि फ़ारेनहाइट में किसी को भी चेंज करते हैं तो जो फार्मूला होता है वो हमारा F-32/9 = C/5 होता है। तो F-32/9 = जो हमारा C/5 है वो हमारा 95/5 हो जाएगा। जो हमारा डिग्री सेल्सियस 95 डिग्री दिया है, तो ये हमारा जो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो हो जाएगा F माइनस हमारा तो 32 रहेगा ही बाई हमारा 9 तो रहेगा ही, लेकिन हमारा जो डिग्री सेल्सियस 95/9 हो जाएगा।
अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो f माइनस जो हमारा 32 इक्वल टू 171 हो जाएगा। तो जो हमारा f होगा अब इक्वल टू 171 और प्लस 32 हो जाएगा। इसे जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो 203 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो जो कि हमारे ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि यदि एक व्यक्ति किसी पत्थर को ऊंचाई h मीटर, क्या कह रहा है, ऊंचाई h मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक फेंक सकता है तो वह अधिकतम क्षैतिज दूरी क्या होगी? वो अधिकतम क्षैतिज दूरी क्या होगी जब वह व्यक्ति पत्थर को क्षैतिज दिशा में फेंकेगा? क्या कह रहा है, पत्थर को क्षैतिज दिशा में फेंकेगा। तो हम जानते हैं कि ऊंचाई की फार्मूला होती है यू एच इक्वल टू, जो हमारी फार्मूला होती है एच इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g होता है। तो यहाँ से हम जब यू स्क्वायर को निकालेंगे तो हमारा 2gh हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि पत्थर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो अधिकतम क्षैतिज दूरी जो आर मैक्सिमम हमारी होगी, आर मैक्सिमम जो हमारी दूरी होगी वो होगी यू स्क्वायर बाई जी। तो यू स्क्वायर बाई जी होगी। तो यू स्क्वायर बाई जी तो हम जानते हैं कि हमारा 2h है, क्योंकि समीकरण में तो यू स्क्वायर बाई हमारा जो ये हमारा होगा, इसमें से हम जब हम इसमें से हम आर मैक्सिमम हम जानते हैं कि यू स्क्वायर बाई जी होगा। तो यहाँ से हम जब यू स्क्वायर, ये जी उधर आ जाएगा, यू स्क्वायर जब ये जी इधर आ जाएगा तो इधर तो 2h बचेगा ना। तो हमारा जो आर मैक्सिमम हो जाएगा वो 2h हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर के ये कहता है कि हमारा 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक कण कोणीय संवेग L से एक समान वृत्तीय गति कर रहा है। यदि कण की गति की आवृत्ति दोगुनी एवं गतिज ऊर्जा आधी कर दी जाए तो कोणीय संवेग होगा, ऑप्शन ए 2L 3L L/2 L/4। तो हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा E इक्वल टू हाफ L ओमेगा होता है। तो E इक्वल टू हाफ, हमारा जो गतिज ऊर्जा है E इक्वल टू हाफ L ओमेगा या 1/2 L ओमेगा को हम 2 पाई N लिख सकते हैं। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारा E होगा प्रोपोर्शनल होगा L इंटू N के। तो हमारा जब तब हमारा L2/L1 जो इक्वल टू होगा E2/E1 इंटू N1/N2 के। यहाँ तक आप लोगों को आई होप समझ आई होगी। तब हमारा जो अब इसे यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आगे बता रहा हूँ आप लोगों को। तो आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। तब हम बढ़ते हैं अपने आगे की तरफ। तो तब हमारा जो L2/L1 जो होगा वो होगा E1/2/E1 के इंटू N1 हमारा 2N1 हो जाएगा। अब हमारा जो L2 होगा L1/4 के बराबर होगा। तो हमारा जो L होगा 4, तो L/4 हमारे ये ऑप्शन डी दिख रहा है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 10वां क्वेश्चन की तरफ। हमारा 10वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है।
जो कि बहुत लंबा है, लेकिन कुछ नहीं है क्वेश्चन में। प्रॉब्लम तो इस बात की है। 10 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि वायु में स्थित बिंदु स्रोत से आने वाला प्रकाश एक गोलीय कांच की सतह पर आपतित होता है। यदि प्रकाश स्रोत की कांच की सतह से दूरी 100 सेंटीमीटर हो तो कांच की सतह से प्रतिबिंब की दूरी होगी। तो 10 नंबर हमारा क्वेश्चन कहते हैं अपवर्तन सूत्र। अपवर्तन के सूत्र हम जानते हैं कि जो हमारा अपवर्तन का सूत्र होता है वो N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई जो होता है R होता है। तो हमारा N2 पता है कि 1.5 होगा, बाई हमारा V माइनस 1/U 100 है इक्वल टू 0.5/20। अब हम जानते हैं कि V हमारा जो हो जाएगा वह प्लस में 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। अतः हम जानते हैं कि कांच की सतह से प्रकाश की दिशा में 100 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब निर्मित होता है। तो इसका जो आंसर होगा 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 11वां क्वेश्चन ये कहता है कि कांच से क्या कह रहा है, वायु से कांच में जाते हुए प्रकाश के परावर्तन में यदि परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित है तो आपतन कोण का मान होगा। तो आपतन कोण का मान आप लोग जानते हैं कि n इक्वल टू जो हमारा n इक्वल टू होता है tan थीटा p। तो हमारा जो थीटा p हो जाएगा वो tan इनवर्स n हो जाएगा। तो tan इनवर्स n हमारा कहाँ दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन डी, तो वही हमारा ऑप्शन डी होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आप लोगों के स्क्रीन के सामने आ रहा है और काफ़ी लंबा भी दिखाई दे रहा है, जिसका एक ऑप्शन भी नहीं आ रहा है। तो अब आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी लगभग एक गोले के समान है। यदि गोले के अंदर वाले पदार्थ के द्रव्यमान का घनत्व सभी जगह एक समान नहीं है तब पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण ऑप्शन ए कह रहा है कि केंद्र की दिशा में होगा। ऑप्शन बी कह रहा है केंद्र की दिशा में होगा परंतु प्रत्येक जगह समान नहीं होगा। ऑप्शन बी कह रहा है कि सभी जगह समान होगा परंतु केंद्र की ओर नहीं होगा। ऑप्शन सी कह रहा है कि परिमाण में सभी जगह समान होगा परंतु केंद्र की ओर निर्दिष्ट नहीं होगा। ऑप्शन डी कह रहा है कि किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं हो सकता है। तो इसका जो आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी होगा, किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं हो सकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि यदि पृथ्वी को असमान घनत्व का गोला माना जाए तो जो जी का मान अलग अलग स्थान पर अलग अलग होगा तथा किसी बिंदु पर शून्य भी हो सकता है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है 13वां क्वेश्चन। 13वां हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन का समान संवेग से किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अभिलंबवत प्रवेश करते हैं तो प्रोटॉन का पथ इलेक्ट्रॉन के पथ से ज़्यादा वक्रीय होगा। ऑप्शन बी प्रोटॉन का पथ इलेक्ट्रॉन के पथ से कम वक्रीय होगा। ऑप्शन सी दोनों के पथ समान वक्रीय होंगे। ऑप्शन डी दोनों के पथ सरल रेखीय होंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हम जानते हैं कि सी हो जाएगा, दोनों के पथ समान वक्रीय होंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि आर इक्वल टू जो होता है mv/qv। चूँकि दोनों में संवेग तथा आवेश का परिमाण समान है इसलिए दोनों के वृत्तीय पथों की जो त्रिज्या होगी वो समान होगी। त्रिज्या समान होगी तो पथ का वक्रीय भी समान होंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 14वां क्वेश्चन है। तो अब हम 14 और 15 क्वेश्चन को एक साथ ही कर लेंगे। हमारा जो 14 क्वेश्चन कहता है कि जब दोलन की आवृत्ति अधिक होती है
तो गति कहलाती है। क्या कह रहे, दोलन की आवृत्ति अधिक होती है तो गति कहलाती है। एक में आवर्ती, दूसरे में अनावर्ती, सी में कंपन, डी घूर्णन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि हम जानते हैं कि जब दोलनों की आवृत्ति अधिक होती है तब उस गति को कंपन कहते हैं। हमारा 15वां क्वेश्चन है कि एक आदर्श द्विपरमाणु गैस के अणुओं के लिए क्या होगा इस फार्मूले में से। तो इस फार्मूले में से तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये होगा, लेकिन कैसे होगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। Cp इक्वल टू CN/2R कैसे होगा, तो क्योंकि हम जानते हैं कि Cp इक्वल टू ए, हमारा जो F/2 + 1 होता है, R यहाँ इंटू R द्विपरमाणु गैस के लिए स्वतंत्र कोटि इसमें होती है F इक्वल टू 5। तो हमारा जो Cp हो जाएगा 5/2 + 1, हमारा ब्रैकेट बंद, इंटू R। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 5 2 7, एलसीएम लेंगे तो 5 2 7/2R हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है Cp इक्वल टू CN/2R। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने 15वें क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 15वां क्वेश्चन इधर है, आ जाओ। 16वां क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन, एक सेकेंड, हमारा 2 क्वेश्चन यहाँ पे आ गए। 16वां क्वेश्चन हमारा ये कहता है, 16वां क्वेश्चन ये कहता है, एक सेकेंड, 16वां क्वेश्चन ये कहता है कि अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता का मान होता है 0, <1 <1 और 1। इसमें भी तो हम जानते हैं कि इसमें हमारा जो <1 होता है, क्योंकि अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता का मान धनात्मक तथा जो 1 से होता है वो अधिक होता है, वो हमारा <1 होगा। और 17 हमारा क्वेश्चन कहता है कि 100 ग्राम द्रव्यमान का एक गुटका एक खुरदरे क्षैतिज सतह पर फिसल रहा है। यदि गुटके की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड से 5 मीटर प्रति सेकंड घट जाए तो इस प्रक्रम में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा। तो इसे हम जानते हैं कि ऊर्जा के संरक्षण नियम के अनुसार गतिज ऊर्जा में कमी ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो हमारा जो ऊष्मीय ऊर्जा होगा 1/2 mv1 का होल स्क्वायर माइनस v2 का होल स्क्वायर। तो हमारा जो v1 तो 1/2 इंटू हमारा हो जाएगा ये 100 इंटू 10⁻³ और हमारे इंटू हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आएगा 3.75 जूल आएगा, जो कि हमारा 3.75 जूल ऑप्शन ए में ही दिखाई दे रहा है। इस प्रकार इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है 18वां क्वेश्चन कि जो हमारा 18वां क्वेश्चन है वो ये कहता है एक 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के पाइप से प्रवाहित हो रहे जल का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है। तत्पश्चात जल 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की नली में प्रवेश करता है तो नली में प्रवाहित जल का वेग होगा। जल का वेग पूछ रहा है, तो इसमें हम जानते हैं कि जल का वेग v1 इक्वल टू जो हमारा है प्रथम में वो 5 मीटर प्रति सेकंड है और r1 9 सेंटीमीटर है। r1 लिख दे रहा v1 इक्वल टू हमारा जो है 5 मीटर प्रति सेकंड है
और यहीं पे हमारा R1 जो है वो 9 सेंटीमीटर है, तो इसे मीटर में हम चेंज करेंगे तो 0.09 मीटर हो जाएगा, 9 मीटर हो जाएगा। और R2 जो हमारा 3 सेंटीमीटर, इसे जब हम चेंज करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा 0.03 मीटर हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि अविवर्तता का सिद्धांत ये कहता है कि A1 B1 इक्वल टू A2 B2। तो इसमें हमारा V2 बाई V1 इक्वल टू हो जाएगा A1 बाई A2 इक्वल टू जो हमारा हो जाएगा R1 बाई R2 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार हम आप लोग नोट कर लेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमारा हो जाएगा V का स्क्वायर ये जो हमारा हो जाएगा V2 बाई 5 इक्वल टू 0.09 बाई 0.03 का होल स्क्वायर। ये हमारा अब हमारा V2 होगा 5 इंटू 10 3 का होल स्क्वायर, जो V2 होगा 5 9 45 हमारा हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 19वां क्वेश्चन कहता है कि एक NPN ट्रांजिस्टर में संग्राहक धारा 24 मिली एम्पियर है। यदि संग्राहक की ओर 80% इलेक्ट्रॉन पहुँचते हैं तो आधार धारा होगी 80% इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे तो आधार धारा होगी। तो यहाँ ये हमारा अल्फ़ा हो जाएगा 80%, इसी जो हो जाएगा तो 80% इसका निकालेंगे तो 0.8 होगा। अब इसका तो हमारा जो बीटा हो जाएगा वो अल्फ़ा बाई 1 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। तो हम 0.08 बाई 1 माइनस 0.08 कर देंगे। तब इसे जो हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आएगा इक्वल टू 4 के बराबर। तो हमारा जो अब आधार धारा होगी IB वो होगी IC बाई बीटा के। तो IC बाई बीटा के होगी तो IC हमारा 24 बाई बीटा हो जाएगा हमारा 4, तो इक्वल टू हमारा आएगा 6 मिली एम्पियर, जो कि हमारे ऑप्शन C में दिखाई दे रहा है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है 20वां क्वेश्चन। कह रहा है कि एक लंबी प्रणालिका जिसमें 1000 फेरे हैं, जिसमें 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो इसके प्रत्येक फेरे में 4 इंटू 10⁻³ वेबर परिमाण वाला चुंबकीय फ्लक्स संबंध होता है। तो प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व पूछ रहा है। तो प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व निकालने के लिए हम जानते हैं कि एक सेकेंड क्वेश्चन पूरा हो जाए। हम जानते हैं कि प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व जो होता है L इक्वल टू, प्रणालिका का जो स्वप्रेरकत्व होता है L इक्वल टू 5BN बाई L होता है, I होता है। तो हमारा जो L होगा वो 4 इंटू 10⁻³ इंटू 1000 होगा बाई हमारा ये 4 होगा। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये -3 ये -3 से तो कट जाएगा, जो हमारा बचेगा 4 से 4 कट जाएगा, 1 हेनरी बचेगा। तो हमारा जो स्वप्रेरकत्व ऑप्शन C में दिखाई रहा है 1 हेनरी होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन और 21वां क्वेश्चन ये कहता है कि 20 हर्ट्ज
आवृत्ति वाली प्रत्यावर्ती धारा को शून्य से अधिकतम मान तक पहुंचाने में लगा समय। ऑप्शन ए 0.05 सेकेंड, ऑप्शन बी 0.05 सेकेंड, ऑप्शन सी 0.5 सेकेंड, ऑप्शन डी 5 सेकेंड। इसका जो हमारा होगा, जानते हैं कि धारा को शून्य से अधिकतम मान तक पहुंचाने में लगा गया समय t = T/4 होता है। इतना तो हमें पता है। तो हमारा जब t = हो जाएगा T/4 तो t = 1/4f हो जाएगा, जो कि हमारा फ्रीक्वेंसी होती है। ये छोटा f होता है जो फ्रीक्वेंसी होती है। तो जो हमारा अब जो t निकलेगा वो 1/4 × 50, या हमारा जो t हो जाएगा 1/200। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 0.005 सेकेंड आएगा, जो कि हमारे ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। इस प्रकार इसका ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22वां क्या कहता है? हमारा 22वां क्वेश्चन ये कहता है, 22वां क्वेश्चन ये कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी आवृत्ति के लिए संचार क्षैतिज के पार व्योम तरंगों द्वारा उचित होगा? ऑप्शन ए 10 किलोहर्ट्ज, ऑप्शन बी 1 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन सी 1 गीगाहर्ट्ज, ऑप्शन डी 1000 गीगाहर्ट्ज। अब हम जानते हैं कि 10 किलोहर्ट्ज की तरंग एंटीना के अव्यवहारिक आकार के कारण विकृत नहीं की जा सकती, जबकि 1 गीगाहर्ट्ज तथा 1000 गीगाहर्ट्ज की तरंग वायुमंडल से परिवर्तित नहीं होगी, बल्कि वायुमंडल को भेद जाएंगी। अतः 1 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति के लिए संचार क्षितिज के पार व्योम तरंगों द्वारा उचित होगा। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा 1 मेगाहर्ट्ज होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। कहता है कि r त्रिज्या तथा d घनत्व वाले एक ग्रह की सतह के निकट गुरुत्वजनित त्वरण निम्न के अनुक्रमानुपाती होता है। तो जो हमारा 23वां क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा dr। इसे हम प्रूव करके दिखा देते हैं। हम जानते हैं कि g = 4/3 पाई रो GR होगा। तो या ये जो हमारा g होगा प्रोपोर्शनल होगा dr के, चूँकि रो = d प्रश्न में दिया है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और 24वें क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 24वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 24वां क्वेश्चन ये रहा। ये बोल रहा है हमारा 24वां क्वेश्चन कि रेडियो एक्टिव पदार्थ द्वारा उत्सर्जित बीटा किरणें होती है। तो उत्सर्जित बीटा किरणें ऑप्शन सी हो जाएगा, नाभिक द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि बीटा कण नाभिक द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण है, अतः एवं इन पर ऋण आवेश होता है। तो यही होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 25वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 25वां क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि किसी दूरदर्शी के लेंस का व्यास 1.22 मीटर है, तो 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के लिए दूरदर्शी की विभेदन क्षमता निकालने के लिए, तो विभेदन क्षमता हम जानते हैं कि हमारा विभेदन क्षमता D/1.22 लैम्डा होता है। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा D भी तो 1.22 ही दिया है, बाई 1.22 × 500, 5000 हमारा एंगस्ट्रॉन है। हम जानते हैं कि एंगस्ट्रॉन, एक एंगस्ट्रॉन = 10⁻−10 होता है। तो इंटू हम इसे 10⁻−10 से गुना भी करेंगे। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो
2 इंटू 10⁻⁶ आएगा। तो यहाँ पे अब हमारा वीडियो समझ आई होगी। आई होप आप लोगों को अब मैं वीडियो समझ आई होगी। आई होप आप लोगों को अब वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं आप सभी के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँ। और इसमें से हम बोलते हैं कि 100% 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों को एग्ज़ाम में सेम एज देखने को मिलेंगे। अगर देखने को मिलेंगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में।